मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के ऑनलाइन कार्यशाला में। तो बच्चों, मेरा नाम है प्रियंका पांडे और मैं अभ्युदय नगर मनपा माध्यमिक शाला लालबाग से हूँ। और आज मैं आपको गणित भाग 2 के समरूपता इस प्रकरण को थोड़ी मैं आपको ओवरव्यू करने वाली हूँ। इसको मैं थोड़ा-सा आपको बताने वाली हूँ कि इस प्रकरण में क्या-क्या है। एक बार ओवरव्यू मैं इसका करूँगी और इसका भी समीक्षा करूँगी। तो आइए बच्चों, हम लोग देख लेते हैं इसको। तो समरूपता बच्चों, जैसे कि पता है आपको, समरूपता अर्थात समान रूप वाले। तो आप जो राइट हैंड साइड में जो चित्र देख रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि कुछ वृत्त बने हुए हैं, त्रिभुज बने हुए हैं, आयत बना हुआ है। तो कुछ के बच्चों कैसे होते हैं, रूप समान होते हैं। हो सकता है कि उनका जो आकार है वो बड़ा-छोटा हो सकता है, लेकिन जो रूप है वो समान होता है। तो ये होता है बच्चों समरूपता। तो थोड़ा-सा इसको हम लोग आगे देखेंगे। 1 मिनट स्लाइड तो बच्चों, आज हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं इसमें? 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात देखेंगे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय देखेंगे, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ कौन-कौन सी हैं और समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का गुणधर्म है, प्रमेय है, उसे देखेंगे। हालाँकि बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई जा चुकी है, तो मैं थोड़ा-सा आपको इसे संक्षिप्त रूप में थोड़ा-सा इसका जो है वो मैं व्याख्या आपको करूँगी। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग देख लेते हैं 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इसको कक्षा 7वीं से पढ़ते हैं आ रहे हो बच्चों कि त्रिभुज जो होते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है? पर यहाँ पर बच्चों हमको 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है। तो यहाँ पर मान लो 2 त्रिभुज हमारे पास एबीसी और पीक्यूआर है। तो यहाँ पर बच्चों इनका हम लोग सूत्र जो है क्षेत्रफल का यहाँ पर लगाएँगे। तो पहले हम लेंगे इनका अनुपात एबीसी क्षेत्रफल बटे पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर। तो पहले वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है बच्चों? आधार है बीसी और ऊंचाई क्या है? एडी। उसी प्रकार से पीक्यूआर, त्रिभुज पीक्यूआर का आधार क्या है बच्चों? क्यू क्यूआर और उसकी ऊंचाई क्या है? पीएस। तो 1/2 गुणे क्यूआर गुणे पीएस। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 1/2 और 1/2 नीचे, ये दोनों भी चीजें क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो आपको क्या मिलेगा? बीसी गुणे एडी बटे क्यूआर गुणे पीएस। तो बीसी गुणे एडी ये है क्या बच्चों? पहले वाले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई है। तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ, मैं आधार को चूंकि बेस कहा जाता है तो मैं इसको B1 से डिनोट कर सकती हूँ और ऊंचाई जिसे कि हाइट भी कहते हैं तो मैं उसे H1 से डिनोट कर सकती हूँ। तो पहले वाले त्रिभुज का आधार हो जाएगा A1 और उसकी ऊंचाई हो जाएगी H1, सॉरी B1 और ऊंचाई हो जाएगी H1। उसी प्रकार से दूसरे वाले त्रिभुज का जो आधार है उसे हम मान सकते हैं B2 यानी कि बेस ऑफ ट्रायंगल सेकंड और उसकी ऊंचाई हो जाएगी पीएस है तो ऊंचाई हम मान लेंगे H2, हाइट 2। तो आपको क्या मिल जाएगा? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। तो ये बच्चों आपका स्टैंडर्ड जो है वो अनुपात, हमने इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखा है B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। तो B1 और H1 ये पहले वाले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई हो जाएगा बच्चों, और जो दूसरा है B2 गुणे H2 वो हो जाएगा दूसरे वाले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई। तो इस प्रकार से बच्चों कोई भी सवाल हो, आपको कभी भी पूछे 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हो B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2 और जो भी आपको मान दिया हो वो आप उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो।
लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 शर्त भी आपको ध्यान में रखनी है। पहली शर्त ये बच्चों कि कभी-कभी ऐसे कोई त्रिभुज होते हैं बच्चों, जिनकी की ऊँचाइयाँ हैं वो समान होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एबीसी त्रिभुज और पीक्यूआर, इन दोनों भी त्रिभुज की ऊँचाइयाँ समान है। इस एडी जो पहले वाले त्रिभुज की ऊँचाई है, उसका भी मान h है और पीक्यूआर त्रिभुज जिसकी ऊँचाई पीएस है, उसका भी मान h है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? जब ऐसा होता है त्रिभुज क्षेत्रफल एबीसी बटे क्षेत्रफल पीक्यूआर का, दोनों का हम अनुपात लेंगे। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका पता है, क्या करते हैं? B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। तो यहाँ पर हमारा B1 B2 हमने यहाँ पे लिख दिया और H दोनों में बच्चों समान है। यहाँ पे H1 H2 हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी दोनों भी त्रिभुज की ऊंचाइयां समान है। तो हमने दोनों भी जगह पर H लिखा है। तो H H तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? BC बटे QR, यानी कि पहले वाले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे वाले त्रिभुज का आधार, जो कि हमारा क्या है? B1 बटे B2। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों, हमारी पहली शर्त क्या है कि जब 2 त्रिभुज होते हैं, हम उनके क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं और उनकी ऊंचाइयां समान होती हैं, तब उस समय हम क्या करेंगे? उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है, उसे हम B1 बटे B2 यानी कि उनके आधारों के अनुपात के बराबर लेते हैं। समझ में आया बच्चों? तो समान ऊंचाई वाले 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट बच्चों, हमारी दूसरी शर्त है कि जब 2 त्रिभुजों का आधार समान हो। अभी तो हमने ऊंचाई समान होने की बात की थी, अब हम ये वाला जो है शर्त इसमें देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो त्रिभुज एबीसी बटे मैंने दूसरा त्रिभुज लिया है एपीबी। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। एबीसी, तो एबीसी का अ, हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है? B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। तो यहाँ पे आपका B1 और B2 क्या है, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो एबीसी वाला त्रिभुज है, उसका आधार क्या है बच्चों? AB। और जो दूसरा त्रिभुज है पी ए बी या ए पी बी, इसका जो आधार वो भी क्या दिख रहा है हमको? ए बी ही दिख रहा है। तो कहने का अर्थ दोनों भी जो त्रिभुज है, उनका जो आधार है समान है, दोनों का भी ए बी है बच्चों। लेकिन ऊंचाइयां दोनों की अलग अलग है बच्चों। एबीसी जो त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई सी डी है, जो कि H1 दिया हुआ है। और जो ए पी बी त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई H2 है। पी क्यू जिसका की मान आपको H2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। तो B1 की जगह पे मैंने AB लिख दिया, क्योंकि पहले वाले का आधार AB है, गुणे H1 बटे दूसरे वाला जो त्रिभुज है, उसका भी आधार क्या है? AB है। तो मैंने लिखा है AB गुणे H2। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो बचा क्या? H1 बटे H2। तो कहने का मतलब बच्चों, जब 2 त्रिभुजों का आधार समान होता है, तब उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या हो जाता है? H1 बटे H2, उनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो समान आधार वाले 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो ठीक है बच्चों, आपको 3 चीजें ध्यान में देनी है कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। लेकिन हम मान लेते हैं कि उस त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो समान है, तब हम क्या लिखेंगे? हम डायरेक्ट लिखेंगे उनके आधारों का अनुपात, यानी कि B1 बटे B2। दूसरी शर्त, मान लो कि दोनों भी त्रिभुज की बच्चों दोनों भी त्रिभुज का आधार समान है, तब क्या करेंगे? तब आधार समान है, तब हम उनके ऊंचाइयों का अनुपात ले लेंगे, यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा H1 बटे H2। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण मैंने आपको दिया है बच्चों, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DBC। अब मुझे लेना है बच्चों इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जरा ध्यान से हम इसको देख लेंगे कि ये त्रिभुज किस प्रकार के हैं। तो ABC और DBC, इन दोनों भी त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इनका आधार आपको क्या नजर आ रहा है? BC। दोनों भी त्रिभुजों में जो आधार है वो कॉमन है बच्चों, जो कि आपका BC दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है? तो फिर बच्चों, जब आधार समान होता है, तब हम क्या लेते हैं? 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात में लेते हैं, बराबर। तो ऊंचाई क्या है यहाँ पर?
पहला वाला त्रिभुज जो एबीसी है उसकी ऊंचाई है एई, और जो दूसरा त्रिभुज है डीबीसी उसकी ऊंचाई यहाँ पर बनाई हुई है जो कि है डीएफ। तो फिर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज डीबीसी बराबर एई बटे डीएफ। कारण क्या लिखेंगे? समान आधार त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। या फिर अगर आप चाहो तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, समान आधार वाले त्रिभुज। इतना भी आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका मान कितना दिया है बच्चों। ए का मान दिया है 4, डीएफ का मान दिया है 6। तो दोनों भी 2 से कट जाएंगे और आपको उत्तर मिलेगा 2/3। तो समझ में आया बच्चों आपको किस प्रकार से करना है इसे? इस प्रकार के सवाल आपको 1 नंबर के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोनों भी स्टेप के लिए जो है वो आपको हाफ हाफ मार्क्स जो है वो दिया जाता है। एक सवाल और देख लेते हैं, ये आपके प्रश्न संग्रह का है। यहाँ पर आपको आकृति दी हुई है। 2 त्रिभुज कौन से हैं यहाँ पर? एबीसी और एडीबी। ये 2 त्रिभुज है बच्चों। इसमें बीसी का मान 4 दिया हुआ है और एडी का मान 8 दिया हुआ है। तो अब हमको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखना है। तो पहले हम लोग देख लें कि ये कौन से 2 प्रकार के त्रिभुज हैं। तो ए बी सी और ए डी बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का भी जो आपको आधार है वो समान दिखता है, ए बी। दोनों भी त्रिभुज में ए बी जो है कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर आधार बोलेंगे कि ये हमारा ए बी जो हमारा आधार है वो समान है। लेकिन आप इसको बच्चों के अगर दूसरे तरीके से देखो तो आप इसको ऊंचाई भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो चाहे आप इसको आधार मानो चाहे आप उसको ऊंचाई मानो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसको आधार कह देती हूँ कि ये हमारा आधार है जो कि दोनों भी त्रिभुज में सामान्य है। ठीक है, तो 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? b1 गुणे h1 बटे b2 गुणे h2। तो यहाँ पर लिख दिया है। दोनों दोनों का भी आधार सामान्य है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, अगर आप चाहो तो अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप डायरेक्ट बीसी बटे एडी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी गुणे बीसी बटे ए बी गुणे एडी। आप चाहो तो डायरेक्ट बीसी बटे एडी भी लिख सकते हो। तो बीसी बटे एडी का मान कितना दिया है? 4 बीसी का मान और एडी का मान 8। इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1/2। तो आप चाहो तो अगर आपको नहीं लिखना है तो आप खाली बीसी बटे एडी भी लिख सकते हो और ब्रैकेट में आपको कारण देना पड़ेगा, समान आधार वाले त्रिभुज। या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके का जो सवाल है ये भी 1 नंबर के लिए जो है आपको पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 1 और 1 मार्क्स के लिए। तो ध्यान देना है बच्चों कि इसमें आपको आकृति नहीं बनाना होता है। बहुत से बच्चे बच्चे क्या करते हैं, इसमें आकृति ड्रॉ करने लगते हैं। तो बच्चों इसमें आकृति के ऊपर आपको मार्क्स नहीं है। तो कृपया आप क्या करें, सिर्फ ये जो इसको हल करने वाला जो स्टेप है सिर्फ यही 2 आप करें, तो आपको जो है वो पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखेंगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो ये प्रमेय बच्चों आपको पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। क्या है हमारा ये प्रमेय? एक बार थोड़ा-सा मैं क्विक रिवीजन ले लेती हूँ इसका। तो हमारा जो प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य 2 भुजाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज लिया है एबीसी। हमारी एक कोई रेखा त्रिभुज की, मान लो बीसी, इसके समांतर कोई रेखा खींची गई है एबी। एबी के समांतर हम सॉरी बीसी के समांतर हमने कोई रेखा खींची है एल, और वो तो भिन्न बिंदुओं पर उस त्रिभुज को जो है वो प्रतिच्छेदित कर रही है, बिंदु पी पर एबी को और बिंदु क्यू पर एसी को। तब आपको क्या मिलता है बच्चों? वो जो रेखा है उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर रही है। कहने का अर्थ एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यूसी। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है आप जो आकृति बना करके और दत्त साध्य रचना व उपपत्ति के साथ आप इसको प्रमेय को सिद्ध कर सकते हो बच्चों। ये 4 नंबर के लिए आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो एक इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। पहली चीज़ कि आपको आकृति अवश्य शुरुआत में बनानी है, क्योंकि बिना आकृति के किसी भी प्रमेय को सिद्ध नहीं किया जा सकता है बच्चों। तो आकृति आप इसको ध्यान से बनाओगे
उसके बाद जैसे-जैसे आप स्टेप आगे बढ़ाते हो, दत्त लिखते हो, साध्य लिखते हो, रचना लिखते हो और उपपत्ति के सारे जो क्रम से जो सारे स्टेप लिखते हो, तो स्टेप वाइज़ जो है आपको इसमें गुण मिलता है, सारे मार्क्स जो है वो आपको मिलते हैं। तो आप आकृति ज़रूर बनाना बनाना है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है और उसके बाद सारी चीज़ें जैसे-जैसे आप स्टेप वाइज़ एक्सप्लेन करोगे, उस प्रकार से जो है हर स्टेप पर आपको नंबर मिलता जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये आपको 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है आपको परीक्षा में। और इस पर बच्चों सवाल भी है कई आधारित है, वो भी आपको पूछे जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं बच्चों हम लोग। इसी का बच्चों इसी प्रमेय का विलोम भी है जो कि आपको सिद्ध तो नहीं करना होता है, लेकिन इस पर सवाल जो है वो बेस्ड आ सकता है। तो प्रमेय क्या है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो हमने पहले सॉल्व किया था बच्चों, जो प्रमेय हमने पहले देखा था, ये इसी का जो है वो कन्वर्स है, इसी का विलोम है। तो यानी कि पहले हमने क्या देखा था इस प्रमेय में कि यदि कोई त्रिभुज है और उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा अगर आपने खींच ली है, समांतर रेखा, तो वो रेखा क्या करेगी? उसे उसकी जो अन्य भुजाएँ हैं, उसको समानुपात में विभाजित करेगी। लेकिन विलोम क्या कहता है कि अगर अगर कोई यहाँ पर अगर कोई त्रिभुज की भुजाएँ हैं, वो समान अनुपात में विभाजित हो रही है किसी रेखा द्वारा, तो वो रेखा जो है उस त्रिभुज की जो तीसरी रेखा है उसके समांतर होती है। तो कहने का अर्थ एबीसी की जो भुजा एबी और बीसी है, उस पर अगर क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेदित हो रहा है, तो एपी बटे पीबी यदि बराबर है एक्यू बटे क्यूसी के, तो रेखा जो एल है वो बीसी के समांतर होगी। तो ये है बच्चों आपके समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। इस पर जो है वो प्रश्न आधारित पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। ये एक उदाहरण है बच्चों। यहाँ पर कुछ कोणों के माप दिए गए हैं। यहाँ पर त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज है एपीक्यू। इसमें कोण एपीक्यू का मान 60 दिया हुआ है और एबीसी का मान भी 60 दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है कि एपी बटे पीबी बराबर एक्यू बटे क्यूसी है। तो इसको बच्चों हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? तो एपी बटे पीबी बराबर है एक्यू बटे क्यूसी के। तो पहले हम लोग देखते हैं बच्चों हमको यहाँ पर दिया क्या है। तो हमारे यहाँ पे हमको दत्त में दिया हुआ है कि एपी क्यू 60 दिया है और एबीसी भी 60 दिया है। तो ध्यान से देखो बच्चों कि दोनों भी कोण 60 के दिए हैं, तो क्या ये कोण संगत कोण है? हाँ, ये कोण संगत कोण है। और क्या ये सर्वांग है? हाँ, दोनों का भी माप 60 दिया हो तो ये सर्वांग है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे संगत कोण सर्वांग है। तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है ना बच्चों संगत कोण कसौटी से, जब दो संगत कोण सर्वांग होते हैं तो फिर भुजाएं कैसी होती है या जो रेखाएं होती है वो समांतर हो जाती है बच्चों। यानी कि एपीक्यू कोण और एबीसी कोण दोनों सर्वांग है। तो कहने का अर्थ हमारा यहाँ पर जो रेख पीक्यू है और रेख बीसी है, दोनों भी कैसे हो जाएंगे बच्चों? समांतर हो जाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी में पीक्यू समांतर बीसी हमने प्राप्त कर लिया है। तो जब दो रेखाएं इस तरीके से समांतर हो गई तो हमें क्या मिलता है बच्चों? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर मिलता है। यानी कि एपी बटे पीबी बराबर एक्यू बटे क्यूसी। ये हो जाएगा बच्चों समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। तो इस तरीके से बच्चों जो है वो आपको सिद्ध करना होता है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये और एक सवाल है बच्चों जो कि समानुपात के मूलभूत प्रमेय पर आधारित है। ये बच्चों कृति वाला सवाल है जो आपको प्रश्न नंबर 3 में और प्रश्न नंबर 2 में भी पूछा जाता है। तो खास करके ये क्योंकि इसमें स्टेप ज्यादा है तो प्रश्न नंबर 3 में आता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। तो ये जो कृति वाला सवाल होता है बच्चों, ये बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि इसमें आपको हिंट दिया हुआ होता है बच्चों। इसमें जो खाली जो बॉक्स है वो आपको फिल करने होते हैं और बाकी सारी चीजें आपको दी हुई रहती हैं। तो उसको पढ़ करके आप जो है वो आगे की जो कृति है उसको पूर्ण कर सकते हो बच्चों। तो ये सवाल जो है हमको आसान मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो खाली जो बॉक्स में मैंने जो लिखा हुआ है वो आपको ज्ञात करना है और बाकी सारी चीजें आपको दी हुई रहेंगी सवाल में। तो स्टेप वाइज हम लोग बच्चों इसको देख लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है? आकृति में त्रिभुज के अंतः भाग में स्थित एक बिंदु आपको x दिखाई दे रहा है। बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है। इसी प्रकार रेख
PQ जो है वो DE के समांतर है, QR जो है वो EF के समांतर है और PR जो है वो DF के समांतर है। ठीक है बच्चों? ये सवाल बहुत ही आसान है। हम लोग इसको लाइन वाइज़ देखेंगे बच्चों, हमको क्या दिया हुआ है? हमको जो है वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि जो PQ है वो DE के सेगमेंट के समांतर है, भुजा के समांतर है और QR जो है वो भुजा EF के समांतर है। तो पहले त्रिभुज कौन-सा लिया गया उसको ज़रा ध्यान से देखो, DXE। तो पहले आप सभी लोग आकृति की तरफ देखेंगे। पहला त्रिभुज DXE मेरे साथ देखेंगे DXE। ठीक है बच्चों, थोड़ा-सा अगर आप चाहो तो इसको टर्न करके लेफ्ट साइड में ज़रा देख सकते हो कि DXE किस प्रकार से दिख रहा है, DXE। तो अब ये हमारा त्रिभुज है DXE। इसमें बच्चों हम समानुपात का जो मूलभूत प्रमेय है उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे बच्चों XP से। मैंने शीर्ष लिया है बच्चों। कभी भी ध्यान दो, आप लोग जब कभी भी जब संगत भुजाओं का अनुपात लेते हो बच्चों, तो हमको क्या करना है बच्चों? हमको शीर्ष से शुरुआत करनी है। तो मैं XP से शुरुआत कर रही हूँ और आपको देखो यहाँ पे हिंट भी दिख जा रहा है ना? वहाँ पर पहले एक्सपी लिया हुआ है। तो एक्सपी बटे हम क्या लेंगे, उसके बाद क्या आएगा पीडी। आप थोड़ा-सा फिगर जो है वो टर्न करके भी देख सकते हो बच्चों। एक्सपी बटे पीडी वो किसके बराबर हो जाएगा? भुजा एक्सक्यू बटे क्यूई के। आपने शुरुआत शीर्ष एक्स से की थी ना, तो वापस हम शुरुआत यहीं से ही करेंगे। जैसे एक्सपी बटे पीडी लिया, तो हम जब दूसरा हम बराबर संगत भुजा लेंगे तो हम क्या लेंगे एक्सक्यू बटे एक्स क्यू बटे क्यू ही लेंगे। ये हो जाएगा बच्चों समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। क्यों? क्योंकि जो PQ है वो D के हमको समांतर दिया हुआ है और हमको पता है कि जब दो रेखाएं किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो उनकी संगत भुजाओं का वो जो त्रिभुज को अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है यानी कि XP बटे PD बराबर हो जाएगा XQ बटे QE के। तो यहाँ पे हम कारण भी लिख देंगे समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। इसी प्रकार से बच्चों हमको XEF देखना है। कहाँ है XEF? नीचे यहाँ पर XEF मेरे साथ देखो बच्चों XEF। अब इसमें हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाएंगे। QR जो है वो EF के समांतर दिया हुआ है। तो क्या मिलेगा हमको? XQ बटे QE बराबर XR बटे RF। ये हो जाएगा बच्चों समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। उसी प्रकार से बच्चों हमको दोनों कथन 1 और 2 से क्या मिल जाता है? ज़रा ध्यान से देखो कथन और 1 और 2 को। दोनों भी कथन में बच्चों XQ बटे QE जो है वो कॉमन है। तो कहने का अर्थ कि XP बटे PD और XR बटे RF भी बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों भुजाएँ ये जो भुजाओं का जो अनुपात है हमको बराबर मिल गया, तो क्या मिलेगा? जो हमारा PR भुजा है, वो रेख DF के समांतर मिल जाएगा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार की कृति बच्चों आप अवश्य कीजिएगा। इसमें आपको हिंट जो है वो आपको पहले से ज्ञात होता है और आप स्टेप वाइज़ देखते हुए जो-जो आपको दिया हुआ है, जो बॉक्स आपको फिल करना है वो आप कीजिएगा। हर बॉक्स के ऊपर जो है वो ज़्यादातर हाफ मार्क्स जो है वो दिया जाता है और ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे त्रिभुज की समरूपता की कुछ कसौटियाँ। तो समरूपता की कसौटियाँ। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। तो पहला बच्चों है यहाँ पर को कसौटी। को कसौटी का अर्थ कोण, कोण, कोण। जब 2 त्रिभुज आपको दिया होता है बच्चों, जिसमें कि एक की संगति के अनुसार एक की संगति कैसे पहचानते हैं बच्चों? त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर है। तो कोण एबीसी में ए पहला, तो वहां से दूसरे त्रिभुज से हम क्या लेंगे? पी लेंगे। यानी कि कोण ए किसके सर्वांग होना चाहिए? पी के। कोण बी एक की संगति से किसके सर्वांग होना चाहिए? क्यू के। और कोण सी किसके सर्वांग होना चाहिए? कोण आर के। यदि आपको ऐसा मिलता है तो को कसौटी से दोनों भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे बच्चों। ठीक है? ये हमारी थी पहली कसौटी। 1 मिनट।
अब बच्चों हम लोग देखेंगे समरूपता की कोको कसौटी। तो कोको कसौटी में क्या है बच्चों? कोण। तो पहले हमने 3 कोणों की बात की थी बच्चों, तो 3 कोण के बाद अब क्या होता है ना बच्चों, 2 कोण से भी हमारा काम हो जाता है। क्योंकि त्रिभुज के अगर किन्हीं 2 कोण जो है, वो आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिक भी हो जाता है बच्चों। तो अगर आपको 2 कोण भी अगर सर्वांगसम मिलता है, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों भी त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो यहाँ पर कोण B जो है वो Q के सर्वांगसम है और कोण C जो है वो R के सर्वांगसम है। तो हम कह सकते हैं कि कोको कसौटी से दोनों भी त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। अब बच्चों हम देखेंगे समरूपता की भू-को-भू कसौटी। तो इसमें क्या होता है बच्चों? भुजा, कोण, भुजा। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में कोण जो ए है वो हमको पी के सर्वांगसम यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। और हमको 2 भुजाओं का जो मान है वो पता है कि AB का मान 4 है, AC का मान 7 है, PQ का मान 2 है और PR का मान 3.5 है। अगर मैं AB बटे PQ लेती हूँ और AC बटे PR लेती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि दोनों के भी जो अनुपात है वो बराबर है। AB बटे PQ यानी कि 4 बटे 2 कितना मिलेगा बच्चों? 2 आंसर आएगा। उसी प्रकार से AC बटे PR यानी कि 7 बटे 3.5 इसे भी आप कट करोगे तो कितना मिलेगा आपको आंसर? ये भी आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है? तो फिर यानी कि कहने का मतलब AB बटे PQ का मान जो है वो AC बटे PR के बराबर मिल गया। तो यहाँ पर हमको मिल क्या रहा है बच्चों? एक कोण सर्वांगसम मिल रहा है और 2 संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा हो रहा है? वो बराबर मिल रहा है। तो कहने का अर्थ कि दोनों भी जो त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाएँगे भू को भू कसौटी से। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको बच्चों ध्यान देनी है कि जो कोण है बच्चों जो मध्य में आना चाहिए क्योंकि ये भू को भू है। यानी कि भुजा, फिर कोण और फिर भुजा, इस प्रकार से। तो कोण हमेशा मध्य में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर कोण सी कोई और दूसरा कोण रहा और ये जैसे कि सी को अगर हम ले लेते हैं, तब ये भू-को-भू कसौटी नहीं होगा बच्चों। तो ये चीज़ आप ज़रा ध्यान में देना। अब हम देखेंगे समरूपता की भू-भू-भू कसौटी। तो भू-भू-भू कसौटी में बच्चों हमको कोण से कोई मतलब नहीं, हमको खाली भुजाएँ देखनी है। तो ये तीनों भुजाएँ आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। अगर हम AB बटे PQ का मान लेते हैं और BC बटे PR का मान लेते हैं और AC बटे QR का मान लेते हैं, तो तीनों भी मान हमको यहाँ पर बराबर मिलता है बच्चों। तो ये हो जाता है बच्चों भू-भू-भू कसौटी से तीनों भी ये जो दोनों भी त्रिभुज है वो समरूप हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपको तीनों भी भुजाएँ देखनी है, तीनों भी भुजाओं का जो संगत अनुपात है, वो हमें देखना है। एबीसी और पीक्यूआर है तो हम कैसे लेंगे नाम? AB बटे फिर वो त्रिभुज से क्या लेंगे? PQ। यहाँ से हमने BC लिया तो वहाँ से दूसरे त्रिभुज से हम क्या लेंगे? QR। अगर इस त्रिभुज का हमने AC भुजा लिया तो उस त्रिभुज से क्या लेंगे? PR। तो फिर इस प्रकार से बच्चों हमको क्या करना है चेक करना है कि तीनों भी अनुपात आपको बराबर मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो भू 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 कसौटी से जो दोनों भी त्रिभुज है वो कैसे हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चारों कसौटी आपको ध्यान में रखनी है। तो एक उदाहरण इसका भी हम देख लेते हैं बच्चों। एक मिनट। नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों दो त्रिभुज है पी क्यू आर और एल एम एन। तो इन दो त्रिभुज में आपको पूछ रहा है कि क्या ये त्रिभुज समरूप है? अगर है तो कौन सी कसौटी से? कसौटी का नाम भी बताना है। तो बच्चों यहाँ पे कोण तो हमको दिया नहीं है, यहाँ पर हमको भुजाएँ दी गई हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको क्या-क्या दिया हुआ है। हमको भुजा PQ दिया है 6, PR दिया है 10, QR दिया है 8, LM दिया है 3, LN दिया है 5 और MN दिया है 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये पहले आप बराबर मत लिखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना इसको पहले से इक्वल लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है बच्चों, हमको यहाँ पे कथन बनाना है। तो पहले मैं यहाँ से उठाऊँगी PQ, तो ये वाले त्रिभुज से क्या लूँगी मैं दूसरे वाले त्रिभुज से LM। अगर इस त्रिभुज से मैंने लिया है QR, तो दूसरे त्रिभुज से मैं क्या लूँगी MN। अगर पहले वाले त्रिभुज से मैं ले रही हूँ PR, तो दूसरे त्रिभुज से क्या लूँगी LN। ठीक है? तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एक-एक, एक-एक। PQ बटे LM। PQ कितना है 6, LM कितना है 3। कितना आंसर मिला 2। आप इसको कथन 1 लिख सकते हो।
क्यू आर बटे एम एन, क्यू आर कितना है 8, एम एन कितना है 4, आंसर कितना मिला 2, इसे आप कथन 2 लिख सकते हो। आरपी कितना है 10, एनएल कितना है 5, इसे भी आप कट करके कितना लिख सकते हो 2, और कथन 3 इसको देख सकते हो। तो कथन 1, 2 तथा 3 से आपको क्या मिला, PQ बटे LM बराबर QR बटे MN बराबर RP बटे NL। तो ये भू 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 कसौटी से दोनों भी त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे, समरूपता की भू 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 कसौटी से। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके का जो सवाल है आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो और एक ये सवाल है बच्चों, इसमें आपको कुछ जानकारी दी गई है, एक्स वाई जी और एम एन पी, ये 2 त्रिभुज आपको दिए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये समरूप है कि नहीं, अगर है तो कौन सी कसौटी से, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों 2 भुजाओं का मान दिया है और एक कोण अपने हमको सर्वांग सम दिया है। भुजाओं का मान ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से एक्स वाई ले रही हूँ तो दूसरे त्रिभुज से क्या लूंगी मैं, एम एन। त्रिभुज हमारा एक्स वाई जेड और एम एन पी है, तो एक्स वाई बटे एम एन कितना है 14/21। तो इसे हम कट करेंगे 7 के पहाड़े से, तो कितना मिलेगा हमको 2/3। ये हो गया हमारा कथन 1। अब दूसरा हम लेंगे YZ बटे NP, इसका मान दिया है 20/30, आंसर कितना मिला 2/3, ये कथन 2 हो गया। कथन 1 और 2 तो हमारे बराबर हो गए, ठीक है। और कोण हमको एक दिया हुआ है, कोण Z सर्वांग है P के। लेकिन बच्चों ये भू को भू कसौटी से अगर आप सोच रहे हो कि शायद ये समरूप है, तो मैं कह दूं कि नहीं बच्चों, ये समरूप नहीं होगा, क्योंकि जो कोण जो है वो आपको कैसा मिल रहा है, समाविष्ट नहीं है, परंतु कोण Z और जो P है वो समानुपाती भुजाओं में जो है वो दोनों भुजाओं में समाविष्ट नहीं हो रहा है बच्चों, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, समरूप नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। अब ये एक और प्रमेय है बच्चों इस चैप्टर का, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, एक मिनट, हाँ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें अब क्या है, हमारे पास दो त्रिभुज है ABC और PQR। तो हमारा प्रमेय क्या है बच्चों, जब त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि ABC और PQR दोनों भी त्रिभुज अगर आपको समरूप दिए होते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं कि जो इनके संगत भुजाओं का जो इनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर सवाल में दिया हुआ है कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो कौन सी है, AB बटे PQ। तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। यानी कि AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, या फिर BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर, या फिर AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर। तो ये हम इस प्रकार से कह सकते हैं। और ये प्रमेय बच्चों आपको ये भी 4 मार्क्स के लिए जो है वो सिद्ध करने के लिए आ सकता है। ये आपको पहले ही समझाया जा चुका है। तो आप इसे भी आकृति सहित स्पष्ट करिएगा, तो आपको स्टेप वाइज़ जो है वो उसमें मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ कि ये चैप्टर में आपको टोटल 2 प्रमेय जो है वो आपको करना है उसे। आगे देख लेते हैं बच्चों, इस पर सवाल आधारित जो है वो पूछा जाता है। उदाहरण, ABC और PQR यदि आपको समरूप दिया हुआ है और AB बटे PQ का मान 2 अनुपाते 3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्योंकि त्रिभुज आपको समरूप पहले से दिया हुआ है, तो प्रमेय के अनुसार बच्चों उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने लिया है यहाँ पर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। चूंकि आपको AB और PQ का ही मान दिया हुआ है, इसलिए हम यही लिखेंगे। बाकी हम BC स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर और AC स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। जिस जिस भुजा का आपको मान दिया हुआ है वह भुजा ही हम लिखेंगे। तो AB बटे PQ का मान 2/3 दिया हुआ है, तो दोनों का भी हम स्क्वायर ले लेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो 4/9 आंसर जो है वो हमको मिल जाएगा। और कारण लिखना ब्रैकेट में बहुत जरूरी है बच्चों, इस पर भी जो है वो मार्क्स मिलता है आपको। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, तो यह प्रश्न भी आपको 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है परीक्षा में। ये और एक कृति है बच्चों,
इस प्रकार की कृति भी जो है आपको परीक्षा में पूछी जाती है 3 नंबर के लिए। तो एक बार मैं आपको इसे समझा देती हूँ। आपको त्रिभुज दिया है PQF, जिसका जो क्षेत्रफल है 20 वर्ग इकाई दिया है, PF दिया है 2 DP, और चतुर्भुज DPQE का क्षेत्रफल जो है आपको ज्ञात करने के लिए कृति को करना है। तो परीक्षा में बच्चों क्या होगा, आपको इस तरीके से पूरी चीजें आपको दी हुई होंगी, सिर्फ जो कुछ बॉक्सेस है वो आपको फिल करना है। तो आप स्टेप वाइज ऊपर से देखते हुए जाइए, और जो हम बॉक्स है उसको फिल करेंगे, और पर बॉक्स के ऊपर जो है वो हाफ मार्क्स आपको जो है वो है मिल सकता है। तो ये मैं आपको फिर से बोल रही हूँ बच्चों, ये कृतियां करना बहुत आसान होता है। इसमें आपको हिंट दिए होते हैं, तो आप आसानी से देखते देखते हुए जो है वो अपना काम कर सकते हैं। तो DF बराबर, DF किधर दिख रहा है देख लो सभी लोग, DF दिख रहा है, मेरे साथ सभी लोग DF देखेंगे। DF, तो ये जो DF का मान है बच्चों, इसमें आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक DP दिख रहा है और आपको PF दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सवाल में DP तो लिखा हुआ है, तो बच्चा क्या, PF, तो वो बॉक्स में हम क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे, बराबर मान दिया हुआ है बच्चों कुछ। हाँ, PF का मान जो है वो आपको सवाल में 2x दिया हुआ है, और DP का मान x दिया है। बस 2x और x को जोड़ दो, 3x तो आपको लिखा हुआ ही है सवाल में। हो गया काम, पहला वाला हो गया। अब दूसरा स्टेप देखो बच्चों, त्रिभुज FDE और FPQ, ये दोनों त्रिभुज में बच्चों संगत कोण कौन सा है हमको वो आइडेंटिफाई करना है। FDE, तो मेरे साथ देखो बच्चों आप, FDE, इसका संगत कोण कौन सा दिख रहा है बच्चों, FPQ है। और FED का, FED मेरे साथ देखेंगे सभी बच्चे आकृति में, FED का संगत कोण FQP है बच्चों। तो ये है बच्चों संगत कोण, संगत कोण सर्वांग होते हैं। ठीक है, तो दोनों भी त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, कौन सी कसौटी से, कोको कसौटी से। अब हम क्या करेंगे, इसलिए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ साइड में तो आपको मान दिया हुआ ही है ना, 3x/2x, तो आप देख लो 3x किसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है 3x, DF का दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से इसने भुजा कौन सी ली है, DF, तो नीचे हम कौन सी भुजा लेंगे, FP लेंगे या PF लेंगे। ठीक है, आंसर 9/4 तो लिखा हुआ ही है, उसे हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब 9/4 FPQ, अगर नीचे का स्टेप देखेंगे बच्चों कि क्षेत्रफल FDE का क्या हो जाएगा, 9/4 गुणे, बॉक्स आपको खाली दिया हुआ है, क्या आएगा उसमें, FPQ का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है क्या आपको सवाल में, हाँ दिया हुआ है, आपको 20 वर्ग इकाई दिया हुआ है बच्चों, तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो 20 को आप 4 से कट कर सकते हो ना, 4×5 = 20, तो हम लोग क्या करेंगे, 4×5 = 20, तो 9×5 = 45, तो यहाँ पे आपको कितना आंसर आ जाएगा, 20 दिया हुआ है, तो 4×5 = 20, और आपको कितना मिलेगा, 9×5 = 45 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमको बड़े वाले त्रिभुज का मान पता है, कितना मिला, हमने निकाला 45 मिला है, और छोटे वाले का पता है, हाँ हमने निकाला है 20 मिला है। तो पूरा जो चतुर्भुज है आपका बच्चों, DPQE, उसका मान निकालने के लिए हमको जो पूरा त्रिभुज बड़ा वाला जो DEF है, उसमें से हमको ये वाला जो FPQ है उसको माइनस, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 45 में से 20 गया, कितना आंसर आएगा, 25। तो इस प्रकार से बच्चों बड़ी आसानी से आप ये जो कृति वाला जो सवाल है इसको आप लोग कर सकते हो। बस स्टेप वाइज देखते जाना, कुछ-कुछ चीजें आपको दी हुई है, और कुछ चीजें आप अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार आप उसको आसानी से कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज बच्चों हमने क्या-क्या देखा, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणधर्म। तो ये सारी चीजें जो है हमने बच्चों ओवरव्यू किया है, इसका पुनरावर्तन किया और उसकी समीक्षा देखा है कि इसमें किस प्रकार से जो है कैसे एग्जाम में सवाल आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और कैसे करना है। ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा सा मैं जो है वो कुछ गृह कार्य भी दे रही हूँ। तो ये जो दो सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप लोग इसे जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व करोगे। और इसके साथ ये दो तो सवाल हो गए, इसके साथ ही साथ बच्चों जो दो प्रमेय है, एक समानुपात का मूलभूत प्रमेय और
दूसरा जो सवाल है समानुपात का मूलभूत प्रमेय, और एक सवाल और है आपका, एक प्रमेय और है आपका दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। जो है वो ये दो प्रमेय और दो सवाल जो मैंने आपको अभी ये स्क्रीन पर दिखाया था, इसको आप क्या करोगे, इसको आप ये लेक्चर होने के बाद जो है इसको आप करोगे, ये दो सवाल और दो प्रमेय। ठीक है बच्चों, तो ये होगी आपका गृह कार्य, तो इसे भी आप जरूर कीजिएगा बच्चों। और इसका जो आगे आने वाला सेशन है उसमें मैं आपको प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र जो है एग्जाम में आता है और आपको कैसे उसे देखना है, सॉल्व करना है, कैसे समझना है, वो आपको आगे आने वाले सेशन में जो है वो उसको बताया जाएगा। अब बच्चों आपको अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस कीजिए, आपको कनेक्ट किया जाएगा। आपको कुछ भी पूछना है, आज जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। पूछो बच्चों, अगर कुछ पूछना हो तो आपको नहीं समझ में आया कोई चीज। नूर बानो, नूर बानो पूछो, क्या पूछना है? हाँ बोलो नूर बानो। बोलो बेटा। नूर बानो, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, अब मुझे ना वो 7वें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, वो जो डीएससी का है ना क्वेश्चन। कौन सा 7वां क्वेश्चन बेटा? जो मैंने अभी स्लाइड में डाउट है दिखाया, मुझे। जो स्लाइड में दिखाया उसमें से कोई क्या बेटा? हाँ मिस, हाँ, सातवां क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 हाँ है मिस। अच्छा अच्छा, हाँ 7वें क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आया बेटा? पूछो, क्या नहीं समझ में आया? वापस बता दो पूरा, या फिर क्या नहीं समझ में आया उसमें आपको? अच्छा, तो मैं फिर एक बार बता देती हूँ 7वां प्रश्न। तो ये बच्चों इसमें हमको दिया है त्रिभुज DEF। इस त्रिभुज में बच्चों हमें कुछ मान दिए हुए हैं सवाल में। कौन सा मान दिया जरा एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, तो इस त्रिभुज DEF में आपको त्रिभुज PQF का जो है वो मान दिया, PQF का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज PQF का वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। और हमको जो चतुर्भुज DPQE है, DPQE इसका मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। जो छोटा वाला त्रिभुज है PQF वो दिया हुआ है, और जो आपका चतुर्भुज DEQP है, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हमको जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है DEF, इसमें से अगर आप छोटे वाले त्रिभुज यानी कि PQF के क्षेत्रफल को अगर आप घटा देते हो तो आपको चतुर्भुज DPQE का जो है वो मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैसे? हमको स्टेप वाइज देखना है, जो आपको दिया हुआ है ऊपर से हम जाएंगे। ये सारी चीजें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारा चीज आपको सवाल में दिया हुआ होगा। सिर्फ जो खाली जो कोष्टक है आपको बस वही आपको फिल करना है। तो स्टेप वाइज देखते जाओ आप। पहले क्या दिया है? DF बराबर, DF दिख रहा है आपको? मेरे साथ देखो आप, DF कहाँ है? हाँ, तो DF का मान कैसे मिलता है? ये DF जो पूरी भुजा है वो किस प्रकार से DF भुजा बनी है? अगर आप DP और PF को जब आपस में जोड़ देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? DF मिल जाता है। तो कहने का अर्थ DF बराबर क्या है? DP प्लस PF। तो वहां बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? कुछ एक बॉक्स खाली है, उसके पहले क्या लिखा हुआ है? DP। तो DP प्लस, तो बॉक्स में हमको क्या लिखना है? PF। DP प्लस PF।
तो पीएफ का मान भी हमको 2x बच्चों सवाल में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डीपी प्लस बाजू में हम क्या लिख देंगे, पीएफ लिख देंगे। तो इसका मान कितना दिया है, 2x, तो x धन x कितना हो जाएगा, 3x। समझ में आया बेटा? अब उसके बाद हम दोनों त्रिभुज देखेंगे कि त्रिभुज FDE और FPQ, FDE जो बड़ा वाला त्रिभुज है और जो छोटा वाला त्रिभुज है FPQ, क्या ये त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे? हाँ, ये बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? क्योंकि जो FPQ है वो FDE कोण के सर्वांगसम है, ये दोनों संगत कोण है बच्चों। उसी प्रकार से जो FED है वो FQP के सर्वांगसम हो जाएगा, ये भी संगत कोण है। तो दो कोण आपस में सर्वांगसम मिल गए बच्चों त्रिभुज में, तो हम कह सकते हैं कि कोको कसौटी से दोनों भी त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और हमको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब हमको प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हम सवाल में दिया नहीं है, हम कौन सी भुजा लेंगे, क्योंकि तीन तीन भुजा है, तो कौन सी भुजा के वर्गों का अनुपात लेंगे, जिसका कि मान आपको दिया हुआ है 3x। किसका मान दिया हुआ है बच्चों, हमने निकाला डीएफ का। तो यहाँ पे अगर आप डीएफ भुजा ले रहे हो तो नीचे कौन सी लेंगे हम, पीएफ, या फिर डीएफ कहो चाहे आप इसको एफडी कहो, सेम है, इसका मतलब सेम है। तो एफडी अगर आप इधर से ले रहे हो पहले वाले त्रिभुज का जो की भुजा है, और नीचे आप क्या ले रहे हो, एफपी ले रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे, एफडी स्क्वायर बटे एफपी का स्क्वायर, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। अभी आपको मैंने प्रमेय बताया था, ठीक है। तो एफडी का मान कितना दिया है, 3x बटे एफपी का मान कितना मिला है हमको, हमको दिया है 2x। दोनों का भी स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना मिला, 9/4। अब यहाँ पर आपको सवाल में दिया हुआ है ये जो नीचे FPQ है उसका हम लोग बच्चों पक्षांतर कर रहे हैं एक्चुअली सवाल में, तो FPQ को हम उस तरफ ले जाएंगे, 9/4 गुणे क्षेत्रफल FPQ का, उसको हम लोग बराबर के उस तरफ ले जाएंगे दाईं साइड, तो वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 9/4 गुणे, लेकिन बच्चों FPQ का जो क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो उसको हम 4 से कैंसिल करेंगे, हमको कितना मिलेगा आंसर, 45। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आप घटा देते हो तो आपको चतुर्भुज DPQE का जो है वो मान मिल जाएगा। तो 45 में से 20 घटा दिया तो कितना मिल गया, 25। तो इस प्रकार से ये सवाल है बच्चों, आसान है, इसको आप बुक पे अपना हल करके एक बार फिर से देखिएगा बेटा, तो आपको आ जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कोई प्रश्न पूछना है बच्चों? और कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।